नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज शो। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से प्रयागराज जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी। तो आइए योगेश यादव जी से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप लोगों की क्या तैयारी है? 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे 12 विधानसभा में हम लोगों ने बूथ स्तर पर अपना कार्य कर लिया है। सेक्टर भी हमारे बन गए हैं और निर्वाचन आयोग से जो अंतिम तिथि दी गई थी 5 दिसंबर तक प्रारूप 6 के माध्यम से वोट बढ़वाने के लिए, नाम कटवाने को लेकर के डुप्लीकेट और फर्जी लोगों की सूची से नाम हटाने की, उस पर हमारे सभी पदाधिकारियों ने, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आवेदकों ने उस पर अच्छी मेहनत करके काम कर लिया है। हम लोगों ने वोटर लिस्ट दुरुस्त कर दिया। अब हम नई वोटर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही निर्वाचन आयोग हमें प्रिंट आउट करके दे तो हम उस पर अपने लोगों को दे करके उससे आगे का काम शुरू कराएं। हमारा संगठन पूरी तरह से चुनाव के लिए एकदम दुरुस्त है और तैयार है और हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है। सर, देखा जाए तो एक विधानसभा से कई दावेदार हैं और टिकट एक को ही मिलना है, तो ऐसे में गुटबाजी होगी या नहीं? नहीं, गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि जित भी चीज़ें हैं वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे किसको टिकट देंगे सर्वप्रथम। दूसरी चीज़, जिसको भी टिकट देंगे वो सबको ले करके चलेगा। और हमारे यहाँ जितने भी आवेदक हैं, जिस भी विधानसभा की आप बात कर लें, सब में आपस में बड़ा अच्छा तालमेल है। सबका यही कहना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो निर्णय को सब लोग मानेंगे और कोई गुटबाजी नहीं होगी। सबका एक ही लक्ष्य है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और भाजपा की सरकार को किसी भी तरीके से परास्त करके हराएं। जी बिल्कुल। सर, तो क्या माना जाए कि जितने भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट पक्का है? समाजवादी पार्टी में हमारे यहाँ विधायक अभी तो एक हैं, उनका टिकट पक्का है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। जी सर। हाँ? सर, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट ज़्यादा दे रही है, तो क्या ये बात सच है या गलत है? नहीं, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विवेकाधिकार का प्रश्न है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी बातचीत हुई हो ऊपर, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको देखेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे उसको संगठन यहाँ पूरी तरह से तैयार, संगठन चुनाव लड़वाएगा। सर, 2022 का चुनाव आ रहा है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट पे जीत हासिल की थी, तो आपको क्या लगता है आगे कितनी सीटों की उम्मीद की जा सकती है? इस बार इलाहाबाद में 12 विधानसभा है और 12 में पिछली बार हम एक जीत पाए थे, करछना। और इस बार जो हमारे पास आंकड़े हैं, जितनी वोटों से हम हारे थे, उस वक्त हमारे ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर लागू था और तमाम चीज़ें हमारे खिलाफ भाजपा ने माहौल बना दिया था। लेकिन इस बार पूरी तरह से सारा माहौल, सारा पक्ष हमारे समाजवादी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बार एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि अब की बार हमको सरकार बनानी है। उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं रहेगा, कोई गुटबाजी नहीं, कोई कैंडिडेट से मतलब नहीं, प्रत्याशी से मतलब नहीं, सिर्फ उनको साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही अपनी पूरे मतदाताओं का वोट पड़वाना है। इसलिए हमारी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो पदाधिकारियों में उत्साह है और भाजपा के खिलाफ जो आम जनता में जनाक्रोश है, किसान के मुद्दे पर लेके, बेरोजगारी के मुद्दे पर लेके, भ्रष्टाचार को लेकर के, अभी कोरोना में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इसी इलाहाबाद में कितने लोग मरे, पूरी इंटरनेशनल खबर बनी थी कि किस तरह से आपने देखा होगा फाफामऊ घाट लाशों से पाट दिया गया था। इन सब को देखते हुए जनता एकदम बुरी तरह त्राहिमाम कर रही है। इस तरह कहिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं मतदान का दिन कौन सा आवे, वो तत्काल ईवीएम पे साइकिल वाले निशान पे बटन दबा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भेजे गया जो कैंडिडेट, उसको जिताने का काम करेंगे इस बार। सर, बात अगर कोरोना की हो रही है तो आर्थिक स्थिति तो पूरे देश की बिगड़ी हुई थी, यहाँ तक कि पूरे विश्व की। तो ऐसे में क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है या फिर ये तो कोरोना एक बीमारी थी इसकी वजह से है? नहीं, कोरोना को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? जब पूरे वैज्ञानिक, पहली लहर में तो समझ में आया, दूसरी लहर में पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरी द हिंदू की रिपोर्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, बड़े बड़े चैनल, BBC बोल रहा है कि दूसरी लहर आ रही, उसकी तैयारी करिए। आप क्या कोई तैयारी नहीं करें? एक भी तैयारी आपने नहीं किया। मोदी जी ने तो कोरोना मुक्त भारत की घोषणा कर दी थी, योगी जी तो यहाँ पे गुणगान कर रहे थे, हमने कोरोना से मुक्ति पा ली। लेकिन पूरा दुनिया कह रहा था कि क्या नाम से कि कोरोना आ रहा है, दूसरी लहर आ रही है। आपने आनंद फानन में भागना पड़ा आपको और अंत में क्या हुआ? जो लोग सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो लाखों में गए, जो गांव में ऐसे लोग एक गांव में 10-10 आदमी, 20-20 आदमी, 50-50 आदमी मर गए, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और इतनी बेशर्म सरकार है कि लोकसभा में बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में कोई नहीं मरा।
और अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा पूरे देश में, तो ये बताइए कि देश विदेश से इतने ऑक्सीजन के आप कंटेनर मंगा क्यों रहे थे, इतना लोगों से गिफ्ट ले क्यों रहे थे, ऑक्सीजन का गिफ्ट क्यों ले रहे थे, और इतना ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इतना लास्ट में आपने मारा मारी क्यों करी। तो ये तो दोनों बयान एकदम अलग अलग हो गए ना। जी बिल्कुल। अकेले बस मोदी और गोदी मीडिया ही कह रही है कि ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरे। जी, और ऐसे में दवाइयाँ भी बाहर भेजी गई, फिर अपने देश में दवाइयों की कमी हो गई। बाहर मोदी जी को नोबेल पुरस्कार जीतना है ना। हम घर में दिया जले न जले, मस्जिद में दिया जरूर जलाएंगे, वही हाल है मोदी जी का कि घर वाले हमारे पूरा हिंदुस्तान ऑक्सीजन की कमी से मर रहा, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब विदेश में क्या नाम से ऑक्सीजन और वो दवा भेज रहे हैं कि मेडल लेना है उनको, बहुत बड़ा अपने आप को पूरे विश्व का नेता बनना चाह रहे थे वो। सर देखा जाए तो भाजपा ने कहा कि बाहुबलियों का घर गिरा दिया जिससे जनता में अमन और शांति है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इलाहाबाद की बात कर रही हैं, कौन बाहुबली के घर गिरा दिया? जितने बाहुबली, राजा भैया घर गिराया, उदयभान करवरिया माफिया उनका घर गिराया, क्या ये बाहुबली नहीं? बाहुबली की आपकी वो क्या है, मतलब परिभाषा आप कैसे परिभाषित कैसे करती हैं सर? आप बताएं कि बाहुबली को आप परिभाषित कैसे करती हैं? सर अगर अतीक अहमद की बात करें तो इनका भी घर गिरा दिया गया। नहीं, अभी आपने बाहुबली शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप किसी भी शख्स को बाहुबली क्यों मानती हैं और काहे मानती हैं? सर जो अपराधी माना गया है, जिनके ऊपर मुकदमे ज्यादा है, वो बाहुबली ना, तो उस हिसाब से केशव मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनको बाहुबली हैं, इनका घर क्यों नहीं गिराया गया? आपके जो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री, इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, 307 302 से लेकर तमाम चीज़, इनका घर क्यों नहीं गिराएगा? ये अपराधी नहीं है। और देश का गृह मंत्री अमित शाह जिला बदर हैं, उनके ऊपर भी 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इनका घर क्यों नहीं गिरा दिया गया? ऐसे ही तमाम उदयभान करवरिया, हम इलाहाबाद की बात करते हैं, मैं इलाहाबाद का जिलाध्यक्ष, मैं इलाहाबाद की बात करूँगा। यहाँ पर उदयभान करवरिया से लेकर तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो भाजपा के हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? तो राजा भैया का क्यों नहीं घर गिराया जा रहा? राजा भैया क्या सन्यासी हैं? जी सर। राजा भैया का भी गिरवा दीजिए। देखा जाए तो यहाँ पूरी की पूरी सिर्फ राजनीति चल रही है, टोटल राजनीति चल रही है। और अतीक अहमद से मुझसे क्या लेना देना? जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद से क्या लेना? समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद तो कम से कम 10 साल से नहीं है, तो उनका नाम हमसे क्यों जोड़ रही हैं? जी सर। सर तो आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको कोई ऐसी समस्या प्रयागराज जिले में दिखाई देती है जो अब तक आप नहीं पूरा कर पाए हो या फिर पिछली पार्टी नहीं कर पाई हो समस्या को दूर? नहीं, हम लोग तो जब तक रहे हैं यहाँ पे मेन समस्या हमारे किसानों की है, क्रय केंद्रों की है, जो सपा सरकार में बड़ा अच्छा चल रहा था। इस बार आपने अभी देखा होगा, अभी मुश्किल से 1 महीने के अंदर की खबर है, फूलपुर में इफ्को के पास, इफ्को में लोग किसान लाइन में लगे रहे, लाठीचार्ज हो रहा था। मवाइमा में किसान लाइन में लग करके 3-3 दिन से मांग रहे थे कि खाद सरकार दे नहीं पाई, उल्टा सर के भाजपा के अधिकारियों ने किसानों को मारा, पैर छुआ के माफ़ी मंगवाई, जिसका हम लोगों ने जाकर के जिलाधिकारी के घेराव करके उनसे निलंबन की मांग करी। ये हालत है, खाद नहीं दे पा रहे हैं, खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद की पैकिंग 50 किलो से 45 किलो कर दिया, यानी 5 किलो कम भी कर दिया। और हमारे जो क्रय केंद्र, इस वक्त धान की बिक्री हो रही है, आपको पता है, इस वक्त धान की खरीद हो रही है क्रय केंद्रों पे। जरा एक दिन अपना कैमरा और अपने टीवी चैनल लेके चले जाइए, क्रय केंद्रों की क्या स्थिति है, क्या किसान वहाँ पे अपना धान बेच पा रहा है? नमी के नाम पे बोरा नहीं दे रहे हैं, रेट नहीं दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग वहाँ हो रही है, घूस मांगा जा रहा है। ट्रैक्टर लेकर के 2-2 दिन 3-3 दिन लोग मंडियों में खड़े हैं, ट्रैक्टर की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। ये तो टोटल अत्याचार है। सपा सरकार में एकदम ऐसा कुछ नहीं था, एकदम सबको इफरात खाद थी और अधिकारी लोग खड़े हो करके किसानों का धान और गेहूं तौल करवाते थे। ये तो हम लोग उस वक्त के गवाह हैं। और आने वाले दिनों में जब सपा सरकार बनेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो देखिएगा कितनी हम लोग स्मूथ व्यवस्था रखते हैं कि किसी भी किसान को, किसी भी गरीब को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर बात किसान की हो रही है तो तीनों बिल वापस ले लिए गए, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सपा सरकार के समय में ही ये बातें आ रही थी, किसानों के हित की बात आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने तो इसको टोटल कमर्शियलाइज कर दिया, सारे उद्योगपतियों के हाथ में पूरे किसान सेक्टर को डालने की कोशिश की, जिसका सपा ने अंत तक विरोध किया। और सपा जैसी पार्टी, हमारे जैसे कार्यकर्ता लोगों ने विरोध करके, और जो किसान यूनियन विरोध किया, अब इससे ये साबित हो गया कि कृषि कानून जो था वो गलत था, किसानों के हित में नहीं था। और मोदी जी ने माफ़ी मांगी, हाँ या ना? जी, उन्होंने वापस किया। माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? जी ने माफ़ी मांगी, मांगी ना? क्यों मांगी?
जब किसी से गलती होती है तो माफ़ी मांगते हैं। और कृषि कानून तो आपने वापस ले लिया, लेकिन 700 से ज़्यादा जो किसान मर गए उनका क्या होगा? उनके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो दाल रोटी कैसे चलाएंगे? और जिसके परिवार का कमाऊ आदमी मर गया उन मौतों का जिम्मेदार भी तो मोदी जी हैं, और कृषि मंत्री आपके हैं, मेन तो मोदी जी हैं। तो उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो हमारे किसान भाई मारे गए 700 से ज़्यादा। सर ये देखा जाए तो पूरा बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और कुछ नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोक है, ये इसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। ये तो आप लोग भैया मास्टर स्ट्रोक करेंगे कि बैकफुट पे आना, गलती माना, माफ़ी मांगने को भी आप लोग महिमा मंडित कर रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। मतलब कि जिसको अगर हमारी एक दूसरी भाषा में अगर बोल दूं कि थूक करके चाटने को अगर मास्टर स्ट्रोक होता थी तो भक्तों की भाषा में इंडिया बोल रहा है। मैं तो सहमत नहीं हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये तो हर कोई मानता है कि अगर जब किसान बिल लागू किया गया तब वो गलत नहीं था, तो उसे वापस लेना कैसे गलत नहीं हुआ? तो ये अगर वापस लिया तो यानी गलत था, अगर सही था तो आप लागू करते। वही वापस क्यों लिया गया, यानी कि वो गलत था। माफ़ी क्यों मांगा आपने? माफ़ी मांगा, ये इस बात का पर्याप्त सबूत है कि आप गलत हैं। और हमारा तो ये मांग है कि 700 से ज़्यादा 750 किसान जो मारे गए इस आंदोलन में, उन किसानों के परिवार के लोगों को मोदी सरकार जा करके माफ़ी मांगे और उनको मुआवजा दे, नहीं तो इसकी आह इतनी ज़बरदस्त लगेगी कि मोदी जी का जीना दुश्वार हो जाएगा। जी सर, तो इस बार स्थानीय मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं 2022 विधानसभा चुनाव में? ये तो मैंने अभी आपको बता दी सब। यही मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा है, और सारा हमारा किसानों की जो समस्याएं वो मुद्दा है, पानी मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारा मुद्दा है। हम जब थे, समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो आपका चाहे डायल 100 कितना शानदार चल रहा था, हमारी एम्बुलेंसें कितनी शानदार चल रही थी। अभी आपने देखा होगा भी एम्बुलेंस के सभी कर्मचारियों को अभी देखा कि इन्होंने निकाल दिया। परेड में बैठे थे, हड़ताल कर रहे थे, मैं उस हड़ताल का समर्थन करने गया था। तो ये क्या उसका तरीका है? ये तो गलत है ना। सर, तो आप प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज की जनता को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सब लोग सहयोग करें। समाजवादी पार्टी जितने भी वादे करती है उसको पूर्णतः अक्षर से उसका पालन करके उसको लागू करवाती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 बनेगी तो किसानों को न खाद के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, न क्रय केंद्रों पर उनको कोई दिक्कत आएगी, और न ही जो विकास की डोर रुक गई है, विकास का जो रास्ता जा रहा था वो रुक गया है, ये सब बहुत सुचारू रूप से चलेगा और सारा चीज़ होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, एम्बुलेंस व्यवस्था फिर से बढ़िया हो जाएगी, डायल 100 हमारा बढ़िया हो जाएगा। सब चीज़, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब कुछ को समझते हैं, दूरदृष्टि है उनके अंदर, उनका एक विज़न है, उनके अंदर एक प्लान है, एक सोच है कि कैसे प्रदेश को, देश को आगे ले जाया जाए। उस विज़न को लागू करेंगे, उस एजेंडे को लागू करेंगे, जिससे पूरा देश और प्रदेश खुशहाल होगा, उसमें इलाहाबाद प्रयागराज भी खुशहाल होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे हमारे साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रयागराज जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि यदि उनकी पार्टी जीतती है तो बेरोजगारी पे, किसानों पर और स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष कर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही आज का ये शो समाप्त होता है। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।